वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के अंदर एक पेपर चलता है एथिक्स नाम से। आप देखोगे नीति शास्त्र बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो मेरे पास में कुछ नोट्स पड़े हैं जो मैं जब स्टडी करता था उस टाइम के बनाए हुए। तो हम उस पर एक बार रीडिंग करते हैं, कुछ अच्छा नया सीखने की कोशिश करते हैं। जनरल स्टडीज़ का पेपर नंबर 4 होता है ये, ठीक है। फिफ्थ में पेपर नंबर 5 होता है सामान्य अध्ययन का, जो उसमें आप जनरल स्टडीज़ के अंदर जो पेपर पढ़ोगे उसके में नंबर इसका पेपर नंबर 5 होता है। जनरल स्टडीज़ का वैसे पेपर नंबर 4 होता है। और क्योंकि फर्स्ट पेपर आता है ऐसे है, उससे ऐसे से रिलेटेड निबंध वगैरह आपको लिखने होते हैं उसके अंदर। तो आज हम नीति शास्त्र के कुछ जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। तो मैंने जो नीति शास्त्र के नोट्स बनाए थे उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। सबसे फर्स्ट भाग आता है उसको बोलते हैं नैतिकता, मॉरलिटी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं कि नैतिकता क्या चीज़ होती है। सेकेंड पार्ट आता है उसके अंदर आती है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, कि आपको सत्यनिष्ठ होना कैसे सिखाते हैं कि एक सिविल सर्विस के लिए सत्यनिष्ठ होना कितना ज़रूरी। थर्ड पार्ट आता है अभिरुचि, एप्टीट्यूड, कि आपका उस चीज़ के प्रति नज़रिया कैसा है, उससे रिलेटेड आता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे फर्स्ट आता है नीति शास्त्र बोलते किस चीज़ को। तो नैतिक आचरण का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जो आदमी के जो मॉरल वैल्यूज होती हैं उसकी, ठीक है, कि उसका बिहेवियर कैसा, उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब उसको एक क्रम वाइज उसकी एक स्टडी की जाती है, उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। कि उसे हम नैतिक, जो आदमी के अंदर जो नैतिक आचरण होते हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए तो उसको नीति शास्त्र बोलते हैं। और नीति क्या होती है, मूल्यों के एक समूह को नीति कहा जाता है। जब इंसान की वैल्यूज होती हैं उसने कोई रूल्स वगैरह क्रिएट किए हैं खुद के, तो उसका एक कॉम्बिनेशन से एक कंबाइन एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम नीति कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। छोटी छोटी लिखी हुई हैं, छोटी छोटी बातें, ज़्यादा बड़ा मेरे पास में वैसे नोट्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, छोटी छोटी बातों का मैंने बनाया। सत्य क्या चीज़ होती है, बात को सही तथ्यों में पेश करना। जैसे आपके पास में कोई भी बात है तो उसको आप अपने तरीके से, जो आप जानते हो उसके रिगार्डिंग, और आपके पास में जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं तो उसको आप रखते हो जिस तरीके से, तो वो बात आपके लिए सत्य कहलाती है। कि मतलब कि वो जो टॉकिंग है वो आपके लिए सत्य होता है। तो बात को सही तथ्य के साथ पेश करना एक सत्य कहलाता है। अहिंसा क्या होती है, बिना किसी हिंसा के संपन्न कार्य को अहिंसा कहलाता है। जैसे किसी को वो बिना वायलेंस के कोई भी चीज़ को संपन्न किया जाता है वो एक अहिंसा कहलाता है। उसके अंदर वो नॉन वायलेंस के जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको अहिंसा की एक्टिविटी काउंट किया जाता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सच को साबित करने के लिए किया जाने वाला संघर्ष ही सत्याग्रह कहलाता है। जब भी आपको किसी सच को साबित करने के लिए कोई संघर्ष करना पड़े उसको हम सत्याग्रह कहते हैं। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, तटस्थ एवं पक्षपात रहित निरीक्षण के द्वारा तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में संकलन एवं विश्लेषण करना ही वस्तुनिष्ठता होती है। जब वस्तुनिष्ठ क्या होती है कि एक तटस्थ और पक्षपात रहित निरीक्षण के द्वारा तथ्य को उनके वास्तविक रूप में संकलन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दृष्टिकोण, अप्रोच क्या होती है, दृष्टिकोण कि किसी चीज़ को देखने किस तरीके से आप उस चीज़ की ओर अप्रोच करते हो, वो एक दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण का मूल तात्पर्य किसी समस्या के समाधान के तरीके से, कि आप उस चीज़ को देखते किस तरीके से हो, से संपन्न से। समस्या के समाधान के समय उम्मीदवार का दृष्टिकोण निम्न पहलुओं पर निर्भर होना चाहिए। कि उसका दृष्टि, कोई भी जैसे कि कोई भी सिविल सर्विस सर्वेंट होता है तो उसको सामने समस्या आती रहती है, समाज के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके की समस्याओं को से समाधान करना होता है। तो उस टाइम पे उसका दृष्टिकोण, उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट क्रिएट किए। लोकतांत्रिक अप्रोच होनी चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी ने डिफाइन किया हुआ है कि किसी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सोल्व करना चाहिए, तो उसका नज़रिया डेमोक्रेटिक होना चाहिए। नागरिक को उन्मुख दृष्टिकोण होना चाहिए, कि नागरिक के लिए उन्मुख मतलब कि उसके नागरिक के हित में दृष्टिकोण का पालन करे, वो नागरिक के हित में लेके वो निर्णय को लेके उस समस्या का समाधान करे। न्यायपालिका के निर्णय को महत्वपूर्ण समझे,
न्यायपालिका, जैसे कि न्याय पालिका होती है, उसके नियम जो बनाए होते हैं उनके निर्णयों को ध्यान में रख के उसको महत्वपूर्ण समझ उस समस्या का समाधान करें। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों को ध्यान में रखकर समाधान करें। जो सिविल सर्वेंट होता है उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बनाए होते हैं, उन मूल्यों को ध्यान में रखकर उस समस्या का उसे समाधान करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, समाज सुधारक, प्रशासक, दार्शनिक आदि के मूल्यों का सहारा लेकर भी एक उचित निर्णय किया जा सकता है। जैसे कभी कभी समस्या ऐसी हो कि उसको उसके लिए सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो जो भी समाज सुधारक होते हैं, प्रशासक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उसकी जो मूल्य क्रिएट किए होते हैं, उन्होंने अपने वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, उनको रीड करके उनको फॉलो करके भी वो एक उचित निर्णय क्रिएट कर सकता है। तरक्की में भावनात्मक रूप से संतुलित होकर समाधान करना चाहिए, कि न तो पूरी तरीके से लॉजिक से काम करे और न ही पूरी तरीके से भावना से काम करेगी। भावना से काम करेगा तो लॉजिक फेल हो जाएगा, और पूरी तरीके से लॉजिक से काम करेगा तो भावना फेल हो जाएगी। तो तर्क और भावना को संतुलित करके उसे समाधान खोजना चाहिए। सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सार्वजनिक जीवन जब व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी भी क्रियाकलाप और अंतःक्रिया का प्रभाव समाज पर पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन का ऐसा आयाम सार्वजनिक जीवन कहलाता है। जब कोई भी व्यक्ति होता है जो प्रसिद्ध हो जाता है, फिर फेमस होता है, सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उसका जीवन एक सार्वजनिक जीवन हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी किया जाता है उसका प्रभाव एक समाज पे देखते हैं। सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको लोग फॉलो करने लग जाते हैं, उनकी स्टाइल कॉपी करने लग जाते हैं, उनके पहने हुए कपड़े को लोग फॉलो करने लग जाते हैं, उनकी तरह लोग बिहेव करने लग जाते हैं, तो उनका जीवन एक सामाजिक जीवन नज़र आता है, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, तो एक सार्वजनिक जीवन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मनोवर्ती, एटीट्यूड क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक रूप से मनोवर्ती का तात्पर्य व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है किसी चीज़ को किस तरीके से देखता है, यदि उसको पसंद करता है या नहीं पसंद करता है, तो उसको हम उसका एटीट्यूड बोलते हैं। कि आपको किसी चीज़ के प्रति देखने का जो नज़रिया होता है वो एक एटीट्यूड होता है, उसको हम मनोवर्ती बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आता है अपने पास में, ये थी मॉरलिटी से इंटीग्रिटी के अंदर। सेकंड चीज़ अपन पढ़ते हैं सत्यनिष्ठता के अंदर। इंटीग्रिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सत्यनिष्ठा अंग्रेजी भाषा के इंटीग्रेशन से बना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना है। इंटीग्रिटी, अब सत्यनिष्ठा होता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन का क्या अर्थ होता है कि चीज़ों को जोड़ना। तो इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा आपको क्या करना सिखाती है? चीज़ों को जोड़ना सिखाती है। व्यक्तिगत जीवन तथा सार्वजनिक जीवन को तुलनात्मक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया ही सत्यनिष्ठा है। अब एक जो भी व्यक्ति सर्विस करता है तो उसका एक व्यक्तिगत पर्सनल जीवन होता है और एक उसका सोशल लाइफ होती है। तो उन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाने के लिए उसको इंटीग्रिटी चाहिए होती है, कि कभी लगे उसके ये सही है मैं करूँ समाज के लिए, नहीं करूँ, तो उन दोनों के बीच में तालमेल बिठा के उसे एक फैसला लेना पड़ता है, उसके हक में काम करना पड़ता है, तो उसके लिए उसकी इंटीग्रिटी कहा जाता है। प्रोबिटी को सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी से जोड़कर देखा जाता है, जिसके लिए निम्न गुणों से पहचान सकते हैं कि प्रोबिटी क्या चीज़ है। यदि व्यक्ति में समयबद्धता का अभाव है तो माना जाएगा कि उसमें प्रोबिटी नहीं है। जो व्यक्ति समय पर कोई काम नहीं करके देता तो उसके अंदर माना जाता है कि उसमें प्रोबिटी का अभाव देखा गया। यदि लोक सेवक में अपने कार्य के दौरान मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता का अभाव है तो तब भी ये माना जाएगा कि उसमें प्रोबिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट है, यदि लोक सेवक में समाज सेवा संपादन के समय संवेदनशीलता का अभाव है तब भी उसमें प्रोबिटी की कमी है या प्रोबिटी उसके अंदर नहीं है। तो ये प्रोबिटी चेक करने के लिए कि किन किन गुणों से हम पहचान सकते हैं कि उसमें प्रोबिटी है या नहीं है। और प्रोबिटी का संबंध किससे? आपकी ईमानदारी चेक की जाती है, आपके काम के प्रति आप किस तरीके का बिहेव रखते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ एटीट्यूड। अभी जो हम बात कर रहे थे, एटीट्यूड में किसी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि एथिक्स में समाज के द्वारा व्यक्ति के क्रियाकलाप का मूल्यांकन किया जाता है। एटीट्यूड के अंदर क्या होता है कि व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, और एथिक्स में क्या करता है? उन्हीं का मूल्यांकन समाज करता है। सत्यनिष्ठा में विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल्यों पर टिका रहेगा। जो व्यक्ति होगा वो सत्यनिष्ठ होगा, वो सत्यनिष्ठा की परिस्थिति में अपने मूल्यों पर टिका रहेगा, वो उनसे नहीं भागेगा। सत्यनिष्ठा को 3 आयामों पर विशेष बल दिया गया। एक बौद्धिक सत्यनिष्ठा, विवेक और बुद्धि के स्तर पर आप सत्यनिष्ठ हो। दूसरा आता है वित्तीय सत्यनिष्ठा, ट्रस्ट की भूमिका पे, जैसे ट्रस्ट पे आपको किसी फाइनेंस का
यदि ट्रस्टी बना दिया जाता है तो आप उसमें चोरी चकारी का या हेर फेर का काम नहीं करोगे, तो आप में वित्तीय सत्यनिष्ठा होती है। थर्ड आती है नैतिक सत्यनिष्ठा। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्य को टिका रखो। आपके सामने भले ही कैसी ही परिस्थिति हो, विपरीत हो, तब भी आप अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते, तो उसको हम नैतिक सत्यनिष्ठा कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सत्यनिष्ठा के प्रकार। सत्यनिष्ठा को दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता होती है, एक व्यावसायिक सत्यनिष्ठता होती है, जैसे सामाजिक हो गई। अब इनको कैसे फरका जाएगा? सबसे फर्स्ट आता है व्यक्तिगत स्तर पर सत्यनिष्ठता। तो व्यक्तिगत स्तर पर सत्यनिष्ठता के कुछ कुछ पॉइंट क्रिएट किए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सत्य और ईश्वर में विश्वास होना चाहिए व्यक्ति का। जो भी व्यक्तिगत स्तर पर उसकी सत्यनिष्ठता चेक करनी हो तो उसके पास में सच होना चाहिए, जो भी वो बात बोलता है, जो भी उसके पास फैक्ट एंड फिगर होते हैं उस पर उसका विश्वास होना चाहिए। सेकंड, सिद्धांत, आदर्श और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए उसकी। जो भी उसके सिद्धांत हो, जो भी वो अपने आदर्श मानता है, जो भी उसका व्यवहार होता है, उसमें समानता दिखनी चाहिए एक तरीके की, जो बोल रहा है वो है या नहीं। सदैव विषम परिस्थितियों में भी सत्य का अनुसरण करें। अपनी विषम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, कि आपके पास में जो सत्य है, अपने जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके दिखाए हो। किसी के साथ छल प्रपंच नहीं करना चाहिए उसको, किसी तरह का छल प्रपंच से दूर रहे। दूसरों की सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखना चाहिए उसे। जितना भी आप किसी रिश्ते को भावनात्मक निवेश देते हैं, उतना ही आप उसे प्राप्त करने की आकांक्षा रखें। कि आप जिसके लिए जितना इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनल इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप उतना ही उम्मीद करें कि आपको भी उसी तरीके का इमोशनल इन्वेस्ट मिले। उससे ज़्यादा की उम्मीद आप ना करें। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। कि जो भी व्यक्ति होता है उसको आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसे ज़्यादा हैप्पी फील करवाने की कोशिश आपको नहीं करनी। सेकेंड आता है संगठनात्मक या सिविल स्तर पर। जब भी आप काम करोगे तो सर्विस में काम करते तो वहाँ पे किस तरह की सत्यनिष्ठा का आपको पालन करना है, तो उसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अपने संगठन के मूल्य और आचरण का सदैव पालन करना। जो भी सर्विस होती है उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। नेतृत्वकर्ता के रूप में सफलता का श्रेय संगठन को देना चाहिए तथा विफलता का श्रेय खुद लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उसमें सफल होते हो तो उसका श्रेय आपको समाज को देना चाहिए, उसका श्रेय संगठन को देना चाहिए कि उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, उस वजह से मैं ये हासिल कर पाए। जब आप कुछ करते हो उसमें विफल हो जाते हो तो उसका श्रेय खुद उठाएं कि मैंने ये करने की कोशिश की, उसमें मैं फेल हुआ तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस तरीके से आपको सिविल स्तर सेवा के सत्यनिष्ठा को दर्शाना होता है। सदैव स्वयं एवं संगठन के लोगों के लक्ष्य के प्रति उत्साहित करते रहें। जो भी लोग उनको संगठन के लोगों के लक्ष्य होते हैं उसके प्रति आपको उत्साहित करते रहना है। यदि कोई उच्च अधिकारी कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो आपके मानदंडों से परे है, तो पहले तो उसे मना कर देना चाहिए और नहीं मानने पर उसे लिखित रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उसे लिखित रूप में वो आदेश ले लेना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप मेरे को लिखित दे दीजिए कि मैं ऐसा करूँ। न भ्रष्टाचार करें और न भ्रष्टाचार करने दें। तो भ्रष्टाचार की रिगार्डिंग आप अपने मानदंड स्थापित करें। समयबद्धता और निष्पक्षता के साथ में कार्य करना है, कार्य आपको टाइम पे कंप्लीट करना। सदैव सेवा संपादन के दौरान मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता के मूल्य का अनुसरण करना है। कि कम से कम खर्चे में अधिक कैपेसिटी और अधिक इफेक्टिवनेस के साथ में आपको वो काम करके दिखाना है। कभी भी अति उत्साही ना बने। आपने कुछ भी हासिल किया और उसके लिए आप ज़्यादा और इमोशनल होके ना शो करें। नेक्स्ट आता है सत्यनिष्ठा के व्यक्तिगत स्तर पर। यदि आप सत्यनिष्ठा को लागू करते हैं तो उसके व्यक्तिगत स्तर पर क्या लाभ होते हैं? परिवार में आपस में प्रेम और विश्वास का वातावरण बनेगा। लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। इसके बाद में यदि सामाजिक स्तर पर आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो लोग आपकी बातों को आसानी से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे धारण कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं उसे आप करके दिखा रहे हैं, तो लोग आपकी बातों पे यकीन कर पा रहे हैं। जब व्यक्ति सत्यनिष्ठापूर्वक आचरण करता है तो समाज के अन्य लोग भी उससे सत्यनिष्ठ व्यवहार करना सीखते हैं। तो आपका उस तरीके का व्यवहार होगा तो लोग भी आपके प्रति सत्यनिष्ठ होंगे। सेकंड आता है प्रशासनिक स्तर पर सत्यनिष्ठता के क्या क्या लाभ होंगे, तो उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है संस्था के सहयोगी उस पर भरोसा और विश्वास करेंगे।
सेकंड पॉइंट है, यदि कोई उच्च अधिकारी सत्यनिष्ठ पूर्वक आचरण करता है तो इसके निम्न स्थित कर्मचारी भी सत्यनिष्ठ आचरण करने सीखने का प्रयास करेंगे, आचरण को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सत्यनिष्ठ होकर दिखाओगे तो आपके जो भी आपकी टीम में लोग काम करेंगे वो आपके साथ में काम करने वाले लोग भी सत्यनिष्ठ आचरण को अपनाने का प्रयास करेंगे। संस्था में सदैव अनुशासन और न्याय का वातावरण बना रहेगा। यदि कोई उच्च अधिकारी संस्थागत स्तर पर नवाचार लाना चाहता है तो उसके सत्यनिष्ठ व्यवहार के कारण लोग आसानी से स्वीकार कर लेंगे, उस सत्यनिष्ठ व्यवहार को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। उसके लिए उसको कोई भी नई चीज़ अप्लाई करना चाहता है तो उसके व्यवहार की वजह से वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। संगठन में सत्यनिष्ठापूर्वक आचरण से जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का वातावरण बनेगा। जो संगठन होगा उसमें सत्यनिष्ठ आचरण से जनता और उसके बीच में विश्वास कायम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, एप्टीट्यूड के अभिक्षमता के बारे में बात करते हैं। जो एप्टीट्यूड है आपकी उसका किस तरीके की क्या चीज़ होती है। किसी व्यक्ति में विद्यमान वह संभावनाएं जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। आपकी अभिक्षमता क्या होती है, जो भी कोई क्षेत्र के रिगार्डिंग आप में कुछ भी संभावनाएं होती हैं उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। सेकंड आता है कॉम्पिटेंस, सक्षमता क्या आपकी, जो व्यावसायिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के में सक्षम हो उसे हम कॉम्पिटेंट कहलाता है। तो कॉम्पिटेंस सक्षमता को शो करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में किसी व्यक्ति के मूल्य या भावनाओं को विशिष्ट को ही एप्टीट्यूड कहते हैं, जबकि एप्टीट्यूड किसी क्षेत्र के अंतर्गत तकनीकी पहलू से संबंधित है। अभिक्षमता क्या क्या चीज़ होती है, जैसे अभिक्षमता होती है तो वो संभावनाओं से जनरेट होती है और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तार्किक क्षमता होती है, दूसरी होती है भावनात्मक क्षमता। तार्किक क्षमता के अंदर क्या होती है, व्यक्ति में सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी होनी चाहिए। और भावनात्मक क्षमता के अंदर व्यक्ति के अंदर समर्पण होना चाहिए, सहिष्णुता, सहानुभूति के भाव की क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद में अभिक्षमता के ये तो थी संभावना को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तार्किक क्षमता के आधार पर और भावनात्मक क्षमता के आधार पर। अभिक्षमता को प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक सामाजिक अभिक्षमता होती है, एक सांगठनिक होती है, तीसरी प्रशासनिक होती है और चौथी तकनीक अभिक्षमता होती है। तो ये इसके प्रकार है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया। सामाजिक अभिक्षमता क्या होती है, समाज में परस्पर सहयोग का गुण विद्यमान होना चाहिए, सामाजिक सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए, समाज के सहिष्णुतापूर्वक आचरण की भावना हो, सहानुभूति का भाव हो, सभी धर्म और जाति वर्ग के प्रति समानता का भाव लाया जाए। सेकंड आता है सांगठनिक अभिक्षमता क्या होती है, नेतृत्व का गुण आए, टीम बनाने की भावना, विषम परिस्थितियों में भी नैतिक निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, किसी भी समस्या के समाधान की अपेक्षा रोकथाम पर बल, भविष्य की संभावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, प्रभावशाली संवाद कौशल होना चाहिए, दूसरों को अभिप्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, समन्वय की क्षमता होनी चाहिए। प्रशासनिक अभिक्षमता के अंदर क्या क्या होता है, नियमानुसार कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर सदैव अपने व्यावसायिक मूल्य पर टिके रहने की क्षमता होनी चाहिए, निष्पक्ष होकर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, खुला व्यवहार, उत्तरदायी, जवाबदेहिता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तकनीकी अभिक्षमता के अंदर क्या होनी चाहिए, मित्र एकता, दक्षता और प्रभावशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, तकनीकी के प्रति लगाव होना चाहिए, नवाचार की भावना होनी चाहिए। तो ये पॉइंट टू पॉइंट बना रखा है, इसके अंदर आप फिर इसको डिटेल से लिख सकते हो, जैसे मितव्ययिता के रिगार्डिंग कुछ भी दे रखा हो तो आप कम खर्चे के अंदर वो चीज़ बता सकते हो। दक्षता को आप उस चीज़ की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज़ को डिफाइन करने की, प्रभावशीलता उसका प्रभाव होना चाहिए, उस पर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उसके काम के प्रति, तकनीकी मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आगे थोड़ा अपने वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। नवाचार मतलब कि कोई भी नई चीज़ होती है तो उसको लागू करने की उसमें भावना होनी चाहिए। तो तकनीकी अभिक्षमता को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ये चारों को अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया, तो आप थोड़ा फिर अपने शब्दों में डिफाइन कर लेना इसको। कोई भी टर्म्स होती है उसको आप कुछ इसके रिगार्डिंग सर्च करके पढ़ सकते हो और उसको अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये नहीं होता कि पूरी चीज़ आपको उसी तरीके से लिखनी होती है जो आप कहीं से पढ़ते हैं।
आपको अपने शब्दों में बयान करनी होती है, उस चीज़ को अपने शब्दों में लिखनी होती है। आपने पॉइंट टू पॉइंट मेरे पास में चीज़ें लिखी हुई, आप उसको एक बार रीडिंग कीजिए, आपको समझ आती है, अच्छी लगती है पढ़ने में, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट डिसाइड कीजिए और बेटर वे से उसको कन्वे कीजिए लिखने में अपने। सेकेंड आता है मूल्य का स्वरूप व्यक्तिनिष्ठ होता है। जो आपके वैल्यूज होते हैं उसका स्वरूप हमेशा व्यक्ति के खुद तक होता है, ठीक। प्रस्तावना निहित मूल्य सबके लिए समान है, अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये मूल्य वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक है। जैसे व्यक्ति मूल्य होते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, पर जो भी भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर जो भी मूल्य काउंट किए गए हैं वो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है, वो सभी के लिए अप्लाई है। उसके बाद है निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी, न्याय की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है। जब भी न्याय को समझना होगा तो आपको निष्पक्षता समझना जरूरी है कि आप किसी के पक्ष में नहीं खड़े। यह नियमानुसार कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति का समस्त राग द्वेष प्रेम घृणा पूर्वाग्रह से मुक्त होकर वह अपने कर्तव्य के प्रति निर्वहन करता है, वो निष्पक्षता कहलाती है। निष्पक्षता का निर्णय प्रक्रिया का एक आधार है, जहाँ व्यक्ति योग्यता एवं खुलापन के आधार पर निर्णय करता है, ना कि किसी को जानबूझकर फायदा एवं नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में सिविल सेवा स्तर पर निष्पक्षता को कैसे लागू करोगे, इसके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर आचरण करके आप निष्पक्षता को लागू कर सकते हैं। जातिगत धार्मिक और पूर्वाग्रहों के प्रति तटस्थ रहे, सदैव संविधान के नियमों के अनुरूप रहे, सदैव योग्यता एवं खुलेपन के आधार पर निर्णय करें। तो इस तरीके से आप निष्पक्षता को शो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। गैर तरफदारी नॉन पार्टनरशिप क्या होती है। गैर तरफदारी निष्पक्षता का ही एक आयाम है, जहाँ व्यक्ति को किसी खास धर्म जाति के अलावा मुख्य रूप से किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति गैर तरफदार बने रहने के लिए निर्देशित करता है, तो वो गैर तरफदारी होती है, तो नॉन पार्टनरशिप कहलाती है ये चीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता हमने पढ़ रखा था, पहले बताया था कि क्या वस्तुनिष्ठ होता है, उसके रिगार्डिंग डिटेल से पढ़ेंगे उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। कोई भी निर्णय प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, जो आपके पास में प्रमाण उसी के आधार पर उसको निर्णय को करना चाहिए। निर्णय को सदैव कानून और नियमों के दायरे में करना चाहिए। निर्णय सदैव बिना किसी पूर्वाग्रह के करना चाहिए। यदि कोई आदेश दिया जा रहा है और आदेश ग्रहण किया जा रहा है तो दोनों स्थितियों में इसका स्वरूप लिखित होना चाहिए। जब भी कोई आपको आदेश देता है और आदेश लेते तो उन दोनों का स्वरूप लिखित होना चाहिए। एक निर्णयकर्ता को निर्व्यक्तिक इम्पर्सनल होना चाहिए। एक निर्णयकर्ता उसको निर्व्यक्तिक होना इम्पर्सनल होना चाहिए कि उसको अप्लाई करना है या नहीं करना। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य संदर्भपूर्ण तार्किक होने से है, अर्थात भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। जब भी वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य संदर्भपूर्ण तार्किक होने से कि कोई भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता उसके अंदर। सेकंड है अपने पास में एम्पैथी। एम्पैथी समानुभूति क्या होती है। आपको समान अनुभव हो दोनों के लिए, एम्पैथी को किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति समान भावनाओं की समझ से संबंधित है। एम्पैथी क्या होती है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं किस तरीके की हैं उससे संबंधित समानुभूति है। समानुभूति भावनात्मक समानता की बात करता है। समानुभूति जब होती है तो भावनात्मक समानता किस तरीके से शो करता है उसकी बात करती है। अब दोनों में तुलनात्मक अंतर होता है। एक तरफ समानुभूति और सहानुभूति में क्या अंतर होते हैं। एक होती है एम्पैथी समानुभूति और सहानुभूति होती है सिम्पैथी। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दूसरे के मन स्थिति पर जाकर दूसरी की भावनाओं को समझने की मानसिक स्थिति होती है एम्पैथी। वह दूसरे के मन की स्थिति पर संयम को नहीं रखता बल्कि दूसरे की पीड़ा को देखकर स्वयं संवेदना व्यक्त करता है, वो होती है सिम्पैथी। कि उसने कि उस तरीके की सिम्पैथी दर्शाई उसके प्रति, मतलब कि वो उसकी भावनाओं की पीड़ा को देखकर संवेदना व्यक्त करता है, उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता।
इसके अंदर मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है, इसके अंदर मैं और तुम का भेद बना रहता है। थर्ड पॉइंट है, यह संभव है कि किसी भी समस्या का सही समझ को सुनिश्चित करने के लिए एम्पैथी को आप अप्लाई कर सकते हो। संभव है कि भावनात्मक समरूपता के अभाव के कारण आप समस्या की प्रकृति को ना समझ पाए, तो वो सिंपैथी है। समानुभूति समर्पण की भावनाओं को प्रकट करता है कि आप उसके प्रति समर्पित हैं, और सहानुभूति सिर्फ औपचारिकता का भाव प्रकट करती है कि आप उसमें औपचारिकता दिखा रहे हैं। समानुभूतिक शून्यता क्या होती है? वर्तमान में व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी भावनाओं के प्रति सजग नहीं है, अतः शायद ही सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को वो समझ पाए। बढ़ती तकनीकी के प्रभाव में वैश्विक स्तर के मुद्दे जैसे भूखमरी, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, आपराधिक गतिविधियों के प्रति व्यक्ति की भावना विमुख सी होती जा रही है। तो ये स्थिति समानुभूतिक शून्यता कहलाती है। तो इस तरीके की जो स्थिति उसके अंदर कि वो उन चीज़ों से कटता चला जाए कि कोई भी इतनी ख़राब कंडीशन दिखे, अब उसमें उसके प्रति कोई न तो एम्पैथी जनरेट हो रही, न सिंपैथी जनरेट हो रही, तो उस तरीके की स्थिति जब उसमें आ जाए तो उसको समानुभूतिक शून्यता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, व्यक्तिगत स्तर पर समानुभूति का हम कैसे महसूस करें कि है या नहीं है। तो उसके पॉइंट क्या क्या है? स्व जागरूकता के सभी आयामों को आपको अपनाना होता है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी रोल मॉडल को अपनाएं। हमेशा धैर्यपूर्वक संवाद स्थापित करें। संवाद के दौरान सामने वाले की बातों और भावनाओं के प्रति रोचकता पैदा करनी है। सदैव सामने वाले व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा करें। संवाद के दौरान किसी तरह का पूर्वाग्रह न रखें। अपने अंदर के अहम का त्याग करें। किसी से बात करने के दौरान उसकी जासूसी ना करें। बातचीत के दौरान सामने वाले की पीड़ा और भावनाओं को अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास करें। समानुभूति के लाभ क्या क्या होंगे? अब मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल से पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप पढ़ के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप समझ ही सकते हो इन चीज़ों से। समानुभूति के लाभ क्या क्या होंगे? यह प्रभावी निर्णय निर्माण करने में सहायक होगा। यदि आपके भीतर समानुभूति है तो सामने वाले कि मानसिक स्थिति को समझकर नकारात्मक परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लेंगे। यदि सिविल सेवक में समानुभूति का मूल्य है तो वह अपने नीति क्रियान्वयन के दौरान जहाँ अपने अंदर और अपने कार्मिकों में समर्पण की भावना को विकसित कर पाएगा, वही संगठन एवं सामाजिक स्तर पर कोई गतिरोध है तो उसका समाधान आसानी से कर सकता है। समानुभूति ही सहिष्णुता को उत्पन्न करती है। आपके अंदर यदि समानुभूति है तो वो सहिष्णुता को जन्म देती है। एक सिविल से एक मजबूत टीम का निर्माण कर सकता है। जब व्यक्ति किसी के साथ समानुभूतिक व्यवहार करता है तो उसके सामने वाले व्यक्ति उस पर विश्वास करता है और वह अपनी बातों को बेझिझक रखने में सक्षम होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं करुणा, कंपैशन क्या है। समानुभूति किसी व्यक्ति की भावनात्मक समझ को व्यक्त करता है। वहीं करुणा की शुरुआत समानुभूति से ही होती है। जब समानुभूति में व्यक्ति हम की अवस्था में खड़ा होता है, वह पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए क्रियात्मक रूप से आ जाता है। यही करुणा कहलाती है। तो समानुभूति और करुणा को एक अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ। ठीक, उसके बाद में समानुभूति भावनात्मक समरूपता की स्थिति है जहाँ उच्चस्थ और निम्नस्थ दोनों का भेद खत्म हो जाता है, परंतु करुणा की स्थिति में उच्चस्थ और निम्न का भेद बना रहता है। कि समानुभूति होती है तो उसमें दोनों के अंदर डिफरेंस खत्म हो जाता है, और करुणा होती है उसमें वो डिफरेंस बना रहता है। तो ये उसमें बताया गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड आता है अपने पास में सहिष्णुता, टॉलरेंस क्या चीज़ है। अंग्रेजी का शब्द है टॉलरेट, मतलब जिसका अर्थ होता है सहन करने से बना होता है। सहन करने का संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में लिया जा सकता है। कि सहिष्णुता सिर्फ सहन करने की स्थिति नहीं है, बल्कि किसी समस्या और विरोधाभास और समाधान करने के माध्यम से, जैसे संवाद होता है, समानुभूति प्लस सम्मान प्लस स्वीकार्यता प्लस एकीकरण सबको जोड़ दें, तब जाके सहिष्णुता को डिफाइन किया जा सकता है। सहिष्णुता प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। एक मोरल ड्यूटी के आदमी को सहिष्णु होना चाहिए।
जहाँ मतांतर और मतभेद की स्थिति दूसरे की भावना और विचारों के प्रति सम्मान, रेस्पेक्ट, स्वीकार्यता, एक्सेप्ट और प्रोत्साहन, प्रमोट की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सहिष्णुता को दर्शाता है। व्यक्तित्व के स्तर पर सहिष्णुता कैसी आएगी? समानुभूतिक संवाद स्थापित करें, भावनाओं का आत्म प्रबंधन करना सीखें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ध्यान इत्यादि के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर सहिष्णुता लाने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति के गलत व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी मानसिक स्थिति को समझें। सदैव प्रमाणित सूचनाओं के आधार पर ही निर्णय लें और पूर्वाग्रहों से दूर रहें। जो आपके पास प्रमाणित सूचना है उसके आधार पर ही निर्णय लें और पूर्वाग्रहों से आपको अपने आप को दूर रखना है। उसके बाद में क्या उचित और क्या अनुचित है उसको कैसे पहचानोगे? राइट क्या क्या चीज़ है? जब कोई कर्म मानदंडों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है तो वह राइट कर्म कहलाता है। और रॉन्ग क्या होता है? जब कोई कर्म नियमों का उल्लंघन कर सामाजिक मानदंडों के विपरीत संपादित किया जाता है तो उसे हम रॉन्ग कर्म कहते हैं। समय, परिस्थिति, राज्य के अनुसार सामाजिक मानदंड बदलते रहते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार कैसे कैसे डिफाइन करना। अब इसको पूरा डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। आप एक एक चीज़ को वैसे डिटेल से पढ़ लेना, मैं बस नॉर्मली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्तव्य और दायित्व क्या होता है? ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस में क्या डिफरेंस होता है? किसी भी कर्म को करने का आत्मिक एहसास या ऐसा निर्देश जिस पर कोई भौतिक दबाव नहीं है, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से उसको संपन्न करता है, ये उसका कर्तव्य या ड्यूटी कहलाता है। और जब व्यक्ति किसी कर्म को बाह्य दबाव अर्थात उस पर कोई बाह्य दबाव हो, अर्थात जहाँ व्यक्ति की आत्मिक आदेश प्राप्त करने में संभवतः सक्षम न हो, तो उसे हम उस कर्म का ऑब्लिगेशन या दायित्व कहते हैं। जब वो अपनी कोई किसी भी तरह का भौतिक दबाव महसूस नहीं करता तो वो उसकी ड्यूटी होती है। और जब उस पर वो अपनी आत्मिकता से न पहचान सके और कोई बाह्य उसको ऑर्डर वगैरह से मिलता है तो वो उसका दायित्व है, ऑब्लिगेशंस होता है। ऑब्लिगेशन का संबंध प्राय कानूनी होता है, जिसे शासन की भाषा में उत्तरदायित्व या अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि आपको ऑर्डर दे दिया तो आपको फॉलो करना ही होता है। कर्तव्य और दायित्व परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। दायित्व कई बार सामाजिक नियम और कानून के रूप में आपको प्रस्तुत होते हैं। जैसे कानून आपको बना दिया या समाज ने जो नियम बना दिया आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मॉरल ड्यूटी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। यदि दायित्वों का पालन अंतरात्मा की आवाज़ से कर्तव्य समझकर किया जाए तो कर्म का समर्पण और प्रभावशीलता की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्च्यू, आपके सद्गुण क्या क्या है? मूल्य या गुणों का वह समुच्चय जो व्यक्ति को सदैव सद्मार्ग पर चलने हेतु निर्देशित करता है, वर्च्यू सद्गुण कहलाता है। अरस्तु का मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी को सद्गुण सिखा नहीं सकता, वह अपने अनुभव से सद्गुण सीखता है। प्रेम, दया, क्षमाशीलता, सहनशीलता इत्यादि सद्गुण के ही रूप में माने जाते हैं। तो ये सद्गुण होता है, मूल्यों का समुच्चय होता है जो व्यक्ति को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक कर्म के आधार पर कौन कौन से होते हैं? इंटेंशन, इरादे के आधार पर होता है। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंस, परिणाम के आधार पर होता है। उसके बाद में डेंटोलॉजी, नियमवाद के अनुसार होता है। टेरियोलॉजी, परिणामवाद के अनुसार सद्गुण। आत्मवाद, आत्मतापूर्णवादी के अनुसार हो गए नैतिक कर्म के आधार। साध्य और साधना की पवित्रता के अनुसार गांधी दर्शन विचारों के अनुसार नैतिक कर्म डिफाइन किए गए अलग अलग तरीके से कि परिणाम के आधार पर, नियम के अनुसार, आत्मपूर्णतावादी, साध्य और साधन की पवित्रता के अनुसार कर्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये डिफाइन करने की कोशिश की गई। नैतिक कर्म के प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो नैतिक कर्म के प्रभाव 4 बताए गए। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, सकारात्मक प्लस नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिले, और एक तटस्थ मतलब कि न नकारात्मक और न ही सकारात्मक प्रभाव पड़े। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नैतिकता के आयाम कौन कौन से हैं? नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है, ठीक है। नीति शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं वो एक दर्शन शास्त्र की ही एक ब्रांच मानी गई है। सामान्यतः इनको 3 आयामों में बांटा गया है, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव मतलब आदर्शात्मक नैतिकता, अप्लाइड मतलब कि
प्रायोगिक, जिसको प्रयोग के आधार पर अप्लाइड किया जाता है। और मेटा मतलब कि उसका विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं आप उस चीज़ का, तो इस तरीके की मेटा एथिक्स कहलाती है। सबसे फर्स्ट नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नीति शास्त्र का व्यायाम जहाँ जीवन के लक्ष्यों की खोज की जाती है, जहाँ आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनकी खोज की जाती है, नॉर्मेटिव एथिक्स कहलाती है। इस शाखा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की जाती है कि आपके नैतिक सिद्धांत होते हैं उसके कौन कौन से होते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। सेकेंड आता है मेटा एथिक्स, नीति शास्त्र की वह शाखा जहाँ पर नॉर्मेटिव एथिक्स के द्वारा प्रतिवादी सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है, तो वो मेटा एथिक्स का की पार्ट होता है। वर्तमान समय में इसके प्रासंगिक पर विचार किया जाए तो इसकी उपयोगिता कुछ सीमाओं के साथ में प्रस्तुत की जाती है। जैसे साइंस के थ्रू हम विभिन्न तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो विश्लेषण करके वो मेटा एथिक्स के ही पार्ट आते हैं। इस नैतिकता के प्रभाव और अभाव शोषण और अराजकता को जन्म दे सकता है। आज के टाइम में हमने खोज करके बम बना लिए, परमाणु बम, पर उसका समाज पर प्रभाव, अच्छा प्रभाव भी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए, पर उसका कुप्रभाव भी जब उसका यूज किया जाएगा तो बहुत कुप्रभाव भी पड़ेगा। तो ये मेटा एथिक्स के ही पार्ट होते हैं। अतः ये समाज में न तो पूर्णता होती है और न ही इसे उपेक्षित किया जा सकता है, इस तरीके की आपको मिलेंगी। नीति शास्त्र की वह शाखा जो वर्तमान समय में कुछ ऐसे मुद्दों की व्याख्या करता है जो समाज के कुछ लोगों के द्वारा उचित और कुछ लोगों के द्वारा अनुचित समझा जाता है। जैसे मृत्यु दंड, तो कोई बहुत ज़्यादा बुरा करे, समाज के लिए खतरा पैदा हो जाए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, कानून भी कहता है, पर ये उचित है या नहीं अनुचित है। तो इस तरीके के एथिक्स का जो पार्ट होता है वो अप्लाइड एथिक्स का ही पार्ट होता है। उसके बाद में आता आदर्शवादी नीति शास्त्र कौन सी थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक परिणाम भावना के आधार पर, जिसको हम टीडियोलॉजी बोलते हैं, और दूसरी आती है नियम पर आधारित, जिसको हम डेंटोलॉजी बोलते हैं। टीडियोलॉजी बना हुआ टेल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एंड या अंतिम परिणाम के हो गए। डेंटोलॉजी बना होता है जिसका तात्पर्य होता है ड्यूटी या कर्तव्यों का पालन। इसके अंतर्गत स्वार्थवाद उपयोगितावाद का सिद्धांत आता है। इसके समर्थक कांट को माना जाता है डेंटियोलॉजी का, और जिसके अनुसार निरपेक्षता सत्ता आत्मा का पालन करें, मतलब कि जो भी आप पालन कर रहे हो अपनी आत्मा से पालन करें। उसके बाद आता है आत्म पूर्णतावाद। क्या होती है आत्म पूर्णतावाद के अनुसार एक व्यक्ति न तो पूर्णतः नियमों से कार्य कर सकता है और न ही पूर्णतः भावनाओं से काम कर सकता है, तो उसके लिए आत्म पूर्णतावाद है। उसके अनुसार व्यक्ति का निर्माण बुद्धि और भावनाओं दोनों के परस्पर संयोग से होता है, दोनों के मिल जाना चाहिए था। व्यक्ति को निर्णय हमेशा बुद्धि और तर्क के आधार पर ही करना चाहिए। व्यक्ति को जो निर्णय होता है उसकी बुद्धि और तर्क के आधार पर ही करना चाहिए। आत्म पूर्णतावादी दर्शन बुद्धि या तर्क के माध्यम से निर्णय लेते हुए सकारात्मक भावनाओं के प्रयोग को सुनिश्चित करता है। भावनाओं का प्रयोग तर्क संगत होना चाहिए, अतः इसे ही अंतःकरण की आवाज़ के नाम से जाना जाता है। अतः मनोविज्ञान इसे भावनात्मक प्रबुद्धता, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भावना प्रधान मूल्य कौन कौन से होते हैं जो भावनाओं पर डिपेंड होते हैं, जैसे समानुभूति होगी, सहानुभूति, करुणा, दया, सहिष्णुता, समर्पण इत्यादि भावना प्रधान आपके मूल्य। बुद्धि और तर्क आधारित मूल्य कौन कौन से, जैसे ईमानदारी हो गई, सत्यनिष्ठता हो गई, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता इत्यादि बुद्धि पर आधारित मूल्य होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत की बात करते हैं। तो गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत जहाँ रिस्किन का आदर्शवादी विचारधारा और होब्स की उपयोगितावादी विचारधारा के बीच का संतुलन है। गांधी जी ने कहा कि सबका उदय हो, कि मतलब सबका विकास हो, कि सबको हम शामिल किया जाए। तो उस वो किन किन को दो के में मिल के बनाया, रिस्कन के आदर्शवादी विचार होब्स और होब्स की उपयोगितावादी विचारधारा, दोनों का मेल करके एक संतुलन विचारधारा दी थी, उन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं तो उसने क्या बताया सर्वोदय के सिद्धांत के अंदर। गांधी जी का मानव का स्वरूप। गांधी जी ने मानव के दो स्वरूप की चर्चा की। पहला आता मानव स्वरूप का एक भौतिक पक्ष, दूसरा होता आध्यात्मिक पक्ष। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
भौतिक पक्ष के अंदर आता है गांधी जी के अनुसार ये जन्मजात प्रकृति से मिला हुआ उपहार स्वाभाविक, मतलब भौतिक आप जन्म हो गया, आपका शरीर मिल गया तो आपका भौतिक पक्ष है। ये जीवन का एक ऐसा पक्ष है, इसे जानने के लिए आदमी को प्रयत्नशील होना पड़ता है। और भौतिक पक्ष के अनुसार, गांधी जी के अनुसार भौतिक पक्ष का अनुसरण करना पशु बना देता है। आप पूरी तरीके से भौतिक हो गए, खा पी रहे हो, कर रहे हो, आपने कुछ समझ ही नहीं है, तो आप पूरा भौतिक पक्ष फॉलो करें। गांधी जी के अनुसार सब की स्थिति दुर्लभ है, इसे प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना जरूरी है। आपकी चेतना को जानने के लिए आपके आध्यात्मिक पक्ष का पार्ट आता है। इसके बाद गांधी जी की भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच के संतुलन को हम सतत धारणीय विकास के रूप में देख सकते हैं। सतत विकास की संकल्पना उन्होंने दी थी। उसके अनुसार क्या होता है, एक आता है कि वर्तमान पीढ़ी और दूसरी आता है भावी पीढ़ी। तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया कुछ और भावी पीढ़ी के कल्याण की चिंता के लिए बनाया गया कुछ। तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए भौतिकता और भावी पीढ़ी की चिंता के कल्याण के लिए आध्यात्मिकता की संकल्पना जरूरी है। उसके बाद में गांधी जी की ईश्वर की विचारधारा क्या कहती है। गांधी जी की ईश्वर की विचारधारा कहती है, एक प्रारंभिक विचारधारा है और दूसरी होती है बाद की विचारधारा। प्रारंभिक विचारधारा कहती है कि ईश्वर ही सत्य है, और गांधी जी की बाद की विचारधारा कहती है कि सत्य ही है आपके पास में तो सत्य ही ईश्वर है। अब इसको फिर दो पार्ट में तोड़ दिया गया, एक ईश्वर और दूसरा सत्य। और सत्य ईश्वर को फिर दो पार्ट में तोड़ दिया गया, पहला सत्य है और दूसरा ईश्वर है। ईश्वर का मतलब कि सभी धर्मों में अलग अलग रूप दिया गया, ईश्वर को एक अलग अलग तरीके से बताया गया। कोई किस तरीके से किस तरीके का ईश्वर को मानता है, कोई किसी तरीके के ईश्वर को मानता है। सत्य क्या, ये सार्वभौमिक और अखंडित है। सत्य को न तो सब जगह है वो सेम है, और अखंडित मतलब कि उसको खंडन नहीं किया जा सकता। इसके अंदर क्या होता है कि ये सार्वभौमिक और अखंडित है, ये दोनों सत्य तो सेम रहेगा दोनों के अंदर। ईश्वर का रूप चेंज होता रहेगा। सार्वभौमिक में एक ही रूप को मान्य जा सकता है, कि मतलब पहले क्या कहता है कि ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से माना जाता है। अब सत्य ही ईश्वर हो जाता है तो सार्वभौमिक रूप में एक ही रूप को मान्य हो सकता है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला दोनों से, जब ईश्वर ही सत्य है, पहला था अपने पास में ईश्वर ही सत्य है, तो इससे क्या निकला कि यदि ईश्वर को ही सत्य मान लिया जाए तो सभी धर्मों में ईश्वर की परिभाषा अलग अलग हो जाएगी, और जो सर्वधर्म संभाव को भंग हो जाएगी। मतलब ईश्वर को जब सत्य मान लिया जाएगा तो अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग सत्य क्रिएट हो जाएंगे, पर सत्य तो एक है। और दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि सत्य को ईश्वर मान लिया जाए तो सभी धर्मों में ईश्वर की परिभाषा समान हो जाएगी और सर्वधर्म संभाव स्थापित हो जाएगा। तो मतलब जब सत्य को ही मान लिया जाए ईश्वर की, जो आप सत्य खोज रहे हो उसको ही ईश्वर है, तो सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म संभाव स्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस धारणा को दिया था। उसके बाद इसमें बताया है कि प्रत्येक मानव ईश्वर की संतान है और उसमें आत्मा का वास होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसमें अंश आत्मा के रूप में होता है। गांधी जी का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति हिंसात्मक या गलत आचरण करता है तो वह अपने ही आत्मिक अस्तित्व के प्रभाव के कारण नहीं करता, बल्कि उस पर आत्मा पर पड़े माया के अंधकार के कारण ऐसा करता है। और माया का रूप जैसा होता है आत्मा भी वैसा ही प्रकाश रूप ग्रहण कर लेती है। अतः वह हिंसात्मक या गलत आचरण उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा, क्योंकि वह अपनी आत्मा का बोध नहीं है उसे, ऐसा मानती उसे क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमाशीलता गांधी जी की अहिंसा को जन्म देती। इसी कारण गांधी कहते हैं कि जब मैं सत्य को ढूंढने जाता हूँ तो मुझे ईश्वर मिल जाता है, और जब मैं ईश्वर और सत्य को ढूंढता हूँ तो मुझे अहिंसा मिल जाती है। तो इस तरीके से गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गांधी जी का अहिंसा का विचार। तो गांधी जी का अहिंसा का विचार क्या कहता है, गांधी जी की अहिंसा सत्य और ईश्वर की खोज से उत्पन्न होती है। जो सत्य और ईश्वर की खोज उन्होंने बताया। अहिंसा हृदय परिवर्तन का एक साधन है। गांधी जी के अनुसार सामान्य स्थिति को व्यक्ति को अहिंसात्मक बने रहना चाहिए, कि उसे अपनी हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भी हिंसा की ज़रूरी है। कुछ कुछ परिस्थितियों में हिंसा जरूरी है,
अन्यथा आप वहाँ पे कायर सिद्ध हो जाओगे। तो वहाँ पे आप हिंसा अपना सकते हो। गांधी जी के अनुसार अहिंसात्मक व्यक्ति सामान्य रूप से निष्क्रिय होता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से वो सक्रिय होता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा कमजोर लोगों का नहीं बल्कि ताकतवर लोगों का हथियार है। जो ताकतवर लोग होते हैं वो अहिंसा का इस्तेमाल करते हैं। अहिंसात्मक आचरण कर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के हृदय में सत्य का एहसास करवा सकता है। जब व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है तो वह लोगों को अपने साथ जोड़ना सीख जाता है। उसके बाद में गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत क्या है। सत्याग्रह को फिर दो पार्टों में बांट दिया, सत्य और आग्रह। ये सार्वभौमिक और अखंडित सत्य होता है, वो सार्वभौमिक और अखंडित होता है। आग्रह मतलब टिके रहना विषम परिस्थितियों में भी उसी चीज़ पर। तो सत्याग्रह को डिफाइन किया है। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा का प्रतिनिष्ठ रहते हुए भी किसी विरोधाभास की परिस्थिति के अनुसार अहिंसात्मक रूप से आचरण करना, ताकि भटके हुए लोगों में भी हृदय परिवर्तन करते सत्य की अनुभूति कराने से। अर्थात सत्याग्रह हृदय परिवर्तन का एक साधन है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के लिए कुछ नियम और अनुशासन होने चाहिए। तो वो कौन कौन से नियम और अनुशासन होने चाहिए वो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सत्याग्रही सदैव सत्य और ईश्वर पर विश्वास करे, सदैव जीवन में अनुशासन बनाए रखें, सदैव अहिंसा के मार्ग पर चले, आत्म त्याग के रास्ते पर चले, विषम परिस्थितियों में मूल्यों से समझौता न करे। जो परिवर्तन वह बाहर देखना चाहता है उस परिवर्तन को वह स्वयं पर लागू करे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। गांधी जी के पंचवर्त के सिद्धांत कौन कौन से। सबसे फर्स्ट आता है सत्य, दूसरा आता है अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी। तो गांधी जी के 5 सिद्धांत हो गए। तो सबसे फर्स्ट सत्य की बात करते हैं। सत्य ही ईश्वर है, सार्वभौमिक और अखंडित है। तो ये सत्य के रिगार्डिंग गांधी जी का होगा। अहिंसा के रिगार्डिंग बिना किसी को चोट पहुंचाए शांति स्थापित करने और हृदय परिवर्तन का साधन है। अस्तेय कभी चोरी न करना था, दूसरों के अधिकारों को न छीने, मनसा वाचा कर्मणा से किसी का बुरा ना करे। अपरिग्रह धन एकत्रित न करें, अर्थात धन का संचय उतना ही करें जिससे रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। श्रम के माध्यम से धन का उपार्जन करें, श्रम करें और उसका धन का उपार्जन करें। ब्रह्मचारी इंद्रियों को वश में रखें, सत्य का अनुसरण करें, सदैव अपने लक्ष्य का अग्रसर रहे और सेवा की भावना के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आता है गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक पाप कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है सिद्धांत के बिना राजनीति। आपके पास यदि कोई सिद्धांत नहीं है तो आप राजनीति में उतरते हैं तो आपका एक सामाजिक पाप कर रहे हैं। बिना कर्म के धन, आपने वो कोई कर्म नहीं किया उसके बिना आपको धन की प्राप्ति हो रही है तो वो भी एक सामाजिक पाप। अंतरात्मा के बिना आराम और छुट्टी, यदि आप अपनी अंतरात्मा के बिना आराम की छुट्टी ले रहे हो तो वो भी एक पाप है। चरित्र के बिना ज्ञान, आपके पास में कैरेक्टर नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। बिना नैतिकता के व्यापार और व्यवसाय करना, आपके पास में अपने एथिक्स नहीं है तो आप उस व्यापार में सफल नहीं हो पाओगे। बिना मानवता के विज्ञान, यदि विज्ञान की नॉलेज और आपके पास ये ह्यूमैनिटी नहीं है तो वो भी एक सामाजिक पाप है। बलिदान के बिना पूजा, यदि आप किसी चीज़ को पूज रहे हो और आप में उसके प्रति बलिदान देने की भावना नहीं है तो वो भी एक सामाजिक पाप है। उसके बाद में नैतिक अर्थव्यवस्था पर गांधी जी के अनुसार अर्थव्यवस्था का नैतिक सिद्धांत क्या है। अर्थव्यवस्था का नैतिक सिद्धांत गांधी जी ने 2 आधार पर प्रस्तुत किया। एक सर्वोदय का सिद्धांत, दूसरा होता है ट्रस्टी का सिद्धांत। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सर्वोदय के सिद्धांत की। तो उसने 2 विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा फर्स्ट और सेकंड होती है विचारधारा सेकंड। पहली विचारधारा हो गई बेथम या हॉब्स की, दूसरी विचारधारा हो गई रसिकन की। जो अभी पहले आया था गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत, उसको डिटेल से बताया गया। सबसे फर्स्ट आ गया राज्य के अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के लिए कार्य करेगा। जैसे बेथम होम्स की जो धारणा वो कहते हैं राज्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की धारणा का। रसिकन के अनुसार कहता है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह सदैव समाज के दलित, शोषित, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कार्य करे। अब इनमें क्या होता है, गांधी जी के अनुसार बहुसंख्यकवादी विचारधारा है, परिणामतः ये अल्पसंख्यकों के कल्याण की चिंता नहीं करता। मतलब कि अधिकतम लोगों को काउंट कर रहा है तो अधिकतम लोग सुख मिलने पर जो अल्पसंख्यक होंगे उनके कल्याण की ये चिंता नहीं करता।
और गांधी जी के अनुसार ये अल्पसंख्यकों पक्षधर बहुसंख्यकों के हितों को नकार देते हैं। और जो रसिकन की जो धारणा है उसके अनुसार अल्पसंख्यकों की चिंता करता है पर बहुसंख्यक होते हैं वो नकार दिए जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो विचारधारा जनरेट होती है उसको सर्वोदय का सिद्धांत कहते हैं। गांधी जी ने इन दोनों की विचारधाराओं को परस्पर सामंजस्य रूप से देते हुए सर्वोदय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। गांधी जी मानते हैं कि जब तक कल्याण अंतिम व्यक्ति तक न पहुंच जाए तब तक राज्य का दायित्व अपूर्ण रहता है। इस प्रकार सर्वोदय के कल्याण की बात करता है कि हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, जो भी बनाया जाए। ट्रस्ट सेकंड आता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार ट्रस्टी का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति किसी भी संपदा का संरक्षण होता है, मालिक नहीं होता है। वह उस संपदा का प्रयोग जन कल्याण के लिए अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करता है। वह उस धन का उतना ही प्रयोग कर सकता है जितना उसकी आवश्यकता होगी, पूर्ति हो सके तो उतने ही धन का उससे प्रयोग करे। यह सिद्धांत मार्क्स कुंठा और संघर्ष का समाधान है, जहाँ संघर्ष आधारित समाजवाद कुंठा आधारित पूंजीवाद के बीच समन्वय का अनुसरण करता है। तो ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को फिर दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आता है पूंजीपतियों में हृदय परिवर्तन, सेकंड पार्ट आता है मजदूर वर्गों में हृदय परिवर्तन। गांधी जी का मानना है कि उद्यमी पूंजीपति वर्ग अपने हृदय में परिवर्तन करते हुए ये सोचे कि जो धन उनके पास है उन्होंने मजदूरों वर्गों के शोषण से कमाया है, अतः स्वयं को उस धन के प्रति ट्रस्टी की भूमिका में लाए। और मजदूर वर्गों के हृदय परिवर्तन के लिए बताया गांधी जी का मानना है कि मजदूर भी हृदय परिवर्तन करें एवं संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भूमिका में आए और ये माने कि पूंजीपति वर्ग उनके लिए उद्यम का संचालन कर रहे हैं। और इन दोनों को मिलाकर गांधी जी ने अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत डिफाइन किया था। इस प्रकार गांधी जी ने पूंजीपति और श्रमिक दोनों का हृदय परिवर्तन के माध्यम से ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की व्याख्या की है। कि इन दोनों को डिफाइन करके मैं ज़्यादा इन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी 50 मिनट का वीडियो बन चुका है और मेरे से पूरी PDF अभी भी पढ़ी नहीं गई है। स्वराज की संकल्पना। अब स्वराज का सिद्धांत दिया था गांधी जी ने, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला आता है स्व और दूसरा आता है राज। स्व मतलब कि आत्मा से आया हुआ, और राज का मतलब होता है गवर्नेंस या शासन। तो उसके बाद में शासन को डिफाइन किया कि आत्मा के शासन ही स्वराज कहलाता है। जब आप आत्मा का शासन मानते हो तो उसको हम स्वराज कहते हैं। शरीर के भौतिक पहलू पर किसका आत्मा का शासन हो सकता है, उसको हम स्वराज कहते हैं। आत्मा सदैव पवित्र और निरपेक्ष आदेश को प्रदान करेगी और वह व्यक्ति की भौतिक भावनाओं और अंकुश आरोपित करेगी। जो भौतिक भावनाएं होती हैं उसको अंकुश लगाएगी उन पे। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा से शासित होगा तो कोई किसी के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन नहीं कर पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कल्याण और सहयोग की भावना से कार्य करेगा। इससे कानून व्यवस्था भंग होने जैसी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, अतः राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसी कारण गांधी इस सिद्धांत की अराजकतावादी बताया। इसी कारण सिद्धांत को गांधी जी ने अराजकतावादी डिफाइन किया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं समाज सुधार प्रणाली। समाज सुधार प्रणाली के अनुसार रानडे का मानना है कि मनुष्य के अंतरात्मा के आधार पर निर्णय करना चाहिए। मनुष्य के अंतरात्मा उसे नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहना सिखाती है। यदि समाज अंतरात्मा के नियम का पालन करता तो वह सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देगा। इस आधार पर रानडे के समाज सुधार प्रणाली नियमन बताई गई है। समाज सुधार प्रणाली के 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट आती है परंपरागत समाज प्रणाली, दूसरी आती है अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली, तीसरी आती है विधि निर्माण प्रणाली और चौथी आती है विद्रोह प्रणाली। सेकेंड पॉइंट आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या है। सामान्यतः व्यक्ति आंतरिक मूल्य और बाह्य और शारीरिक संरचना तीनों का सम्मिलित रूप होता है, वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहलाती है। सामान्यतः व्यक्ति जैसे मूल्य का प्रभाव होते व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है, यह व्यक्ति का आंतरिक पक्ष होता है। व्यक्ति का रंग रूप आचार व्यवहार उसके बाह्य पक्ष से संबंधित
होते हैं। व्यक्ति तो जन्मजात नहीं होता आदमी, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है जन्मजात नहीं, बल्कि इसे अर्जित किया जाता है और वह व्यक्तित्व के परिवर्तन से ही संभव होता है। व्यक्तित्व सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, जो समाज के अंदर वो सीखता है उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं इनको ज़्यादा डिफाइन नहीं करने की कोशिश कर रहा। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे इन चीज़ों को। समाजीकरण को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, समूह है, संस्कृति और सूचना के आधार। समूह के आधार पर फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट प्राथमिक, सेकंड द्वितीय, थर्ड संदर्भ से। प्राथमिक के अंदर आ जाता है परिवार और समुदाय आता है, सेकंड के अंदर शिक्षण संस्थान और धार्मिक संगठन आ जाता है, संदर्भ के अंदर कला एवं मीडिया आ जाता है। परिवार समुदाय के अंदर व्यक्ति में अधीनता का भाव होता है, शिक्षण संस्थान में यह अनुयायी की भूमिका में होता है और नेतृत्व की कला को सीखता है। यह व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से अपनी भावनाओं के लिए स्वतंत्र होता है। तीनों तरह के समूह एक व्यक्ति को सामाजिक अंतर्क्रिया में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं। 3 तरीके से वो सामाजिकरण सीखते हैं। किसी भी समाज में सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों का समाहक होती है। संस्कृति अपने विशेष मूल्यों से व्यक्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सहज बुद्धि, कॉमन सेंस क्या होती है? सहज बुद्धि व्यक्तित्व की व्यवस्था जहाँ व्यक्ति प्राप्त सूचना के आधार पर व्यक्ति में मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होने लगती है, उसे हम सहज बुद्धि कहते हैं। जब व्यक्ति सहज बुद्धि धीरे धीरे स्थायी रूप ग्रहण करने लग जाती है तो व्यक्ति में धारणा परसेप्शन का विकास होता है। व्यक्ति के आयाम समूह संस्कृति सूचना के आरोपित प्रभाव से सहज बुद्धि का विकास होता है, तो उसे हम सहज बुद्धि कहते हैं। अवधारणा परसेप्शन से आते हैं। परसेप्शन एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में मूल्यांकन करने का आधार विकसित कर लेता है, तो उसे हम परसेप्शंस कहते हैं। जब उसी प्रकार की धारणाएं व्यक्ति को बार बार प्राप्त होती हैं तो वह संचय धारणा को परिवर्तित हो जाती है। सूचनाओं के प्रभाव के कारण संचय धारणाएं 3 प्रकार की होती हैं। ऐसी संचय धारणा जिससे सामान्य तर्कों को आसानी से बदल दिया जाता है तथा जिसमें व्यक्ति अपनी निश्चितता का अभाव, ऐसी संचय धारणा ओपिनियन मत कहलाती है। संचय धारणा को वह समझ ओपिनियन से थोड़ा अधिक मजबूत होता है, परंतु इसे मजबूत और प्रभावी तर्क के माध्यम से बदला जा सकता है। ऐसी संचय धारणाओं को बिलीफ या विश्वास कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। संचय धारणा को वह समझ जिसे किसी भी तर्क के माध्यम से बदला न जा सके, इस प्रकार की संचित अवधारणा को आस्था या फेथ कहते हैं। तो किसको बिलीफ कहते हैं, किसको आस्था कहते हैं, उसमें एक बेसिक डिफरेंस बताया गया। विश्वास को जब विशेष रूप प्रदान किया जाता है थ्रू इन्फॉर्मेशन के, तो व्यक्तित्व का नया रूप ग्रहण करने लग जाते हैं। कुछ विश्वास भविष्य में चलकर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हमारी भावनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने लगते हैं। यही विश्वास हमारे व्यवहार को निर्देशित करने लग जाते हैं, तो हमारे वैल्यूज के कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि इस महत्वपूर्ण विश्वास को सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त हो जाती है तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्य का निर्माण करते हैं, मतलब ये वैल्यू बन जाती है। फिर उसके लिए मूल्य किसी व्यक्ति के अंदर भावनात्मक संवेग उत्पन्न करता है और जो व्यक्ति को किसी खास प्रकार के व्यवहार के लिए अभिप्रेरित करता है। किसी भी घटना के प्रत्यक्षीकरण के पश्चात विद्यमान मूल्यों के प्रभाव के कारण उत्पन्न संवेग को निर्देशित होकर व्यक्ति व्यवहार करता है, तो उसे एटीट्यूड कहते हैं। मतलब कि उसके अनुसार बिहेव करता है तो उसका व्यक्ति का एटीट्यूड बन जाता है। लास्ट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित मूल्यों का वह समूह होता है जो किसी घटना के प्रत्यक्षीकरण के पश्चात संवेग उत्पन्न करता है, व्यक्तित्व के उसके अनुरूप व्यवहार करता है, वो व्यक्ति का एटीट्यूड होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। नजरिया जन्मजात नहीं बल्कि सामाजिकरण से अर्जित होता है, इसे बदला जा सकता है। वे यदि व्यक्ति किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण नहीं करता तो उसका मूल्य किसी प्रकार का संवेग भी उसके अंदर उत्पन्न नहीं करता। किसी भी एटीट्यूड की संकल्पना, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, मूल्य, संवेग, व्यवहार तीनों समानता पर निर्भर करता है। इसी भिन्नता के कारण किसी नजरिए में नियम प्रकार हो सकते हैं। आकर्षण शक्ति, चरम सीमा, बहुविध केंद्रीयता, संगतता, ये होते हैं। नजरिए के विकास के आधार पर 2 आधार किया जाए, अनुभव के आधार पर और परिवेश के आधार पर। तो ये अपने पास में इस तरीके से नैतिकता के बारे में मैंने बात की है। मैंने ये वीडियो 1 घंटे के अंदर बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता दिया। यदि आप इसको PDF वगैरह को देखना चाहो तो मैं अमेज़न पे
लिंक डलवा दूंगा इसका अमेजन पे, इसको बुक को डाल दूंगा पूरी को। तो आप वहाँ से परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है तो एक चाह के रुपीज़ होते हैं उसमें 1 रुपये रख दूँगा या 10 रुपीज़ इसकी प्राइस रख दूँगा या 1 रुपीज़ रख दूँगा। तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, या मैं इसको किसी पे गूगल ड्राइव के लिंक पे डाल के भी वहाँ से भी डाल सकता हूँ, पर ज़्यादातर मैं अमेजन पे इसको पुटअप कर दूँगा तो वहाँ से आप इसको